तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्दर्न लुजोन फिलीपींस 1983 में, जहां पर एक बिल्डिंग को देखते हैं जहां पर कुछ रिलीजियस या फिर कुछ क्रिप्टिक या कुछ क्रीपी सी फोटो दिखाई जाती हैं। यहाँ की फोटोज और पोर्ट्रेट्स के अंदर दो पोर्ट्रेट्स खास थे। एक तो जिसके अंदर कोई डार्क गॉडेस बनी हुई थी और पोर्ट्रेट के अंदर एक आंख में होल हो रखा था। वहीं दूसरी के अंदर हम एक ऑर्फनेज की पोर्ट्रेट को देखते हैं जिसमें ढेर सारी व्हाइट नन्स बहुत सारे बच्चों को संभाल रही थी, बाल पोस रही थे और विंडो में तभी हम किसी की परछाई को भी देख पाते हैं। अब पूरी बिल्डिंग खाली होती है, जहां पर एक कमरे के अंदर हम एक अजीब सी आवाज को सुनते हैं जो कि किसी जानवर जैसी लग रही थी, जैसे कि कोई जानवर गुर्राहट कर रहा हो या फिर ऐसी आवाज जैसी कि जानवर कुछ खाना खा रहा हो। बिल्कुल वैसी ही आवाज सुन पाते हैं और तभी अगले ही पल उस कमरे से किसी लड़की का आधा खाया हुआ हाथ बाहर आता है। अब हम किसी जगह पर एक बक्से को देखते हैं जिसके अंदर ढेर सारे कटे हुए हाथ रखे थे। इसके साथ ही सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं ईसा और थॉमस नाम के दो भाई बहनों को जो कि अपने घर में डरे सहमे बैठे हुए थे। हम गौर करते हैं कि ईसा के हाथ जो होते हैं वो खून से लथपथ थे, क्योंकि इन दोनों भाई बहनों के सामने उनके ही पिता की लाश पड़ी हुई थी। तो असल में ईसा और थॉमस की मां इस दुनिया के अंदर नहीं है और उनके पिता बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थे जो कि उन दोनों को लगभग मार ही देते। तो सेल्फ डिफेंस में आकर ईसा ने अपने पिता को ही खत्म कर दिया और अब अपने भाई को वो संभाल रही है, जो कि ये कह रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो ये बता रही होती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसे उन दोनों को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। खैर, अब वो सिंक के पास हाथ धोने आती है और उसने अपने भाई को संभाल लिया था, लेकिन उसका खुद का मन यहाँ पर काफी ज्यादा विचलित हो रखा था, जिसे वो संभालने की कोशिश करती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब उसे अपने पिता का साया बार बार हर जगह दिखने लगता है। खैर, अगले सीन में ये दोनों ही अपने घर से कार लेकर निकल जाते हैं और हम बीच में रेडियो पर खबर सुनते हैं जहां पर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रैली के दौरान ऑपोजिशन पार्टी के स्पीकर स्टेज पर किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया था, जिससे कि 2 जानें चली गई हैं और लगभग 6 लोग घायल हैं। अब रास्ते में ईसा अपने भाई से कहती है कि वो लोग एक सेफ जगह पर जा रहे हैं जो कि जंगलों में है, क्योंकि उनकी माँ बचपन में उन्हें जंगलों की कहानी सुनाया करती थी, जहां पर जाने का वो खुद इमेजिन करा करती जब उनके पिता उनको अब्यूज किया करते थे। थॉमस यहाँ पर ये कहता है कि ईसा ने कहा था कि वो तो ग्रैंडमदर के पास जा रहे हैं, जिस पर वो ये कहती है कि वो वहां पर नहीं जा सकते। और अब वो तभी गुस्सा होने लगता है कि वो जानता है कि ईसा एक खूनी है और उसने जो कुछ भी किया वो गलत था और वो उसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन वो उसे संभालने की कोशिश करने लगती है। और यहाँ पर अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ईसा ने जो कुछ भी किया वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया था, लेकिन थॉमस यहाँ पर बच्चा है, काफी छोटा है और उसके अंदर अभी इतनी समझ नहीं है कि आखिर हुआ क्या। खैर, वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा और गाड़ी से उतरकर वो जंगलों में भाग जाता है, जिसको वापस लाने के लिए ईसा उसका पीछा करने लगती है। अब वो बहुत देर तक उसको ढूंढती है, लेकिन थॉमस उसे कहीं नहीं मिलता। अब वो आगे जाकर तभी एक अजीब सी बोल्ड लेडी को देखती है जो कि एक भारी से संदूक को घसीटकर कहीं ले जा रही है और अचानक से वो गायब हो जाती है। ईसा का ध्यान उस पर ही था कि तभी उसे साइड से आवाज आती है और वहां पर उसे एक और अजीब सी दूसरी बोल्ड लेडी दिखती है, जिसने कि उस पहले वाली बोल्ड लेडी की तरह ही ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी। अब वो लेडी जो होती है वो ईसा को देखते ही उसकी तरफ भाग कर आने लगती है, जिससे कि ईसा स्नैप आउट हो गई थी। और जब ईसा को होश आता है तो वो जंगलों के बीचों बीच एक रोशनी को देखती है जो कि पहले वहां पर नहीं थी, और उस रोशनी को फॉलो करने पर वो एक बिल्डिंग तक पहुंच जाती है जो कि असल में एक ऑर्फनेज है। और हमने मूवी की शुरुआत में इसको ही देखा था। अब बाहर से देखने पर वो विंडो में किसी की झलक देखती है और अंदर जाती है तो उसे वही सब अजीब पोर्ट्रेट्स और खासकर उस डार्क गॉडेस की पोर्ट्रेट मिलती है। खैर, अब वो कोई बच्चा भागता हुआ दिखाई देता है, जिसे थॉमस समझकर वो उसके पीछे भागते हुए सीढ़ियों से होती हुई हॉलवे में आ गई थी। यहाँ पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं जो कि धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। और अब एक बोल्ड लड़का उसको मिलता है, जिससे वो एक पल को घबराकर नीचे भाग गई थी। नीचे उसे सारी नन्स मिलती हैं, जिनकी हेड नन थी सिस्टर मार्गा, और वो ईसा को शांत करके उसको बताती है कि ये हेल्पिंग हैंड्स नाम का एक ऑर्फनेज है और वो लड़का गैब्रियल है जो कि एक स्पेशल लड़का है और यहाँ पर छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता है, तो ईसा उससे ना डरे। अब सिस्टर मार्गा ईसा से पूछती है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है।
तो वो ये बताती है कि वो तो अपने भाई थॉमस को ढूंढ रही थी जो कि जंगलों में कहीं पर खो गया था। सिस्टर मार्गा उसे थॉमस से मिलवाती है जो कि उन्हें यहीं पर घूमता हुआ मिला था और इस वक्त वो कहां पर जाता तो उन्होंने उसे यहाँ पर रुकने दिया। खैर थॉमस को देखकर ईसा को चैन की सांस आती है और वो ये कहती है कि उनके साथ में क्या हुआ है वो यहाँ पर किसी को भी भूल कर भी ना बताए। तो वो ये कहता है कि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन ईसा ये कहती है कि ये जगह काफी अच्छी है और उन्हें जो कुछ चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा, तो उनका यहाँ पर ही रहना ज्यादा बेटर होगा। लेकिन थॉमस का मन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जिसको वो समझाती है कि वो उस पर भरोसा रखे, वो सब कुछ फिक्स कर देगी। अब ईसा अपने रूम में सोने आ जाती है, लेकिन उसे उसके पिता के हॉन्टेड वाले विजन्स बार बार डरा रहे थे। अब